हेलो स्टूडेंट्स। हम राष्ट्रीय आय के माप की विधियां पढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय आय मापन की 3 मुख्य विधियां हैं: आय विधि, व्यय विधि एवं मूल्य बढ़ाव विधि, या इसे आप उत्पादन विधि या मूल्य वृद्धि विधि भी हम कह सकते हैं। आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा मूल्य बढ़ाव विधि। इस मूल्य बढ़ाव विधि, या इसे आप प्रोडक्ट मेथड या वैल्यू एडेड मेथड भी कह सकते हैं, इसे हम इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड या नेट आउटपुट मेथड के नाम से भी जानते हैं। आपको एग्ज़ाम में कभी प्रश्न जो है वो वैल्यू एडेड मेथड की बजाय इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड या नेट आउटपुट मेथड के नाम से भी पूछा जा सकता है। ये मूल्य वृद्धि या मूल्य बढ़ाव विधि एक ऐसी विधि है जिसमें एक लेखा वर्ष में देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत प्रत्येक उत्पादक उद्यम के उत्पादन में योगदान की गणना करके राष्ट्रीय आय को मापा जाता है। That means a value-added method is that which measures the national income by estimating the contribution of each producing enterprise to production in the domestic territory of the country in an accounting year. अब हम देखेंगे कि what are the major components of national income in terms of value added. देश की राष्ट्रीय आय को यदि हम उत्पादन विधि से ज्ञात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से हम राष्ट्रीय आय के विभिन्न संघटकों की गणना करें। बहुत सिंपल मेथड है, आप देख सकते हैं। पहले हम देख रहे हैं कि देश की घरेलू सीमा में प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रों में सकल मूल्य वृद्धि, इसे हम क्या कहेंगे? ग्रॉस वैल्यू एडेड इन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। जब हम इन तीनों को प्लस कर देते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन है, इसे हम क्या कह रहे हैं? सकल मूल्य वृद्धि। तो हमें क्या मिलेगा? जीडीपी एट मार्केट प्राइस। बच्चों, जीडीपी एट मार्केट प्राइस से तात्पर्य है बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। अब इनमें से यदि हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर दें, यानी मूल्यह्रास या गिरावट को माइनस कर देते हैं, देन वी विल गेट एनडीपी एट मार्केट प्राइस। एनडीपी यानी कि बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। यदि इनमें से हम अप्रत्यक्ष करों को घटा दें और सब्सिडी को जोड़ दें तो हम कैलकुलेट करेंगे साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, क्योंकि हमने इनडायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस किया है, अप्रत्यक्ष करों को माइनस किया है और सब्सिडी को जोड़ दिया है। तब हमें प्राप्त हुआ है बाजार कीमत से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया? साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। यदि साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद में हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड को जोड़ दें, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड को कैसे जोड़ा जा रहा है? इसे हम कहते हैं विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। यदि हम इसे जोड़ दें तो हम घरेलू इनकम को किस में कन्वर्ट कर देंगे? राष्ट्रीय आय में, और हमें राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाएगी। अब हम देखेंगे कि सबसे पहले किस प्रकार से, कौन से प्रोसेस से हम, ये तो एक समरी थी अब तक। अब हम देख रहे हैं कि हमारा जो पहला स्टेप होगा, हमें आइडेंटिफाई करने होंगे हमारे प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस, यानी कि उत्पादन का कार्य अर्थव्यवस्था में किन क्षेत्रों में हो रहा है। हमने आय विधि में भी आपको डिस्कस किया था कि हमारे जो उत्पादक क्षेत्र हैं, जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स हैं या एंटरप्राइजेज हैं, उन्हें मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। अब ये जो प्राथमिक क्षेत्र है, ये वह क्षेत्र है जिसमें प्राकृतिक साधनों का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। इस क्षेत्र में कृषि और संबंधित क्रियाएं, मछली उद्योग, खनिज उत्खनन आदि शामिल किए जाते हैं। ये सभी उपक्षेत्र प्राकृतिक साधनों जैसे भूमि, नदियों, वन, खानों आदि का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। दूसरा है द्वितीय क्षेत्र।
इसमें उद्यम एक प्रकार की वस्तु को दूसरे प्रकार की वस्तु में परिवर्तित करते हैं, इसलिए इसे विनिर्माण क्षेत्र या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहा जाता है। इसके कई उदाहरण हम देख सकते हैं। इनमें कई प्रकार के उद्योग हैं, कंस्ट्रक्शन है, ट्रांसपोर्टेशन है, सभी प्रकार की इस प्रकार की जो उत्पादन क्रिया हैं वो इनमें शामिल की जाती हैं। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोड्यूसिंग सेक्टर इज़ वेरी पॉपुलर सेक्टर, सेवा क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र। बच्चों, सेवा क्षेत्र में कई प्रकार की सेवाएं सम्मिलित की जाती हैं, जिनमें वस्तुओं के उत्पादन की बजाय सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। इनमें जैसे बैंकिंग, बीमा, संचार, व्यापार, वाणिज्य, हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन सर्विसेज, ये सभी इन्हीं में शामिल होती हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि जब हम तीनों क्षेत्रों के बारे में देख चुके हैं कि इन तीनों क्षेत्रों में उत्पादन किया जा रहा है, अब हम देख रहे हैं कि शुद्ध मूल्य वृद्धि की गणना या एस्टिमेशन ऑफ नेट वैल्यू एडेड कैसे किया जाए। इसे ज्ञात करने के लिए 3 स्टेप्स हमारे पास हैं। पहला है सकल मूल्य वृद्धि कैसे ज्ञात की जाए। सकल मूल्य वृद्धि किसी भी क्षेत्र में, इसके लिए हम उत्पादन का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग, उत्पादन का मूल्य कितना है और उसमें मध्यवर्ती वस्तुओं का उपयोग कितना हुआ है। अब हम उत्पादन का मूल्य कैसे ज्ञात करें। उत्पादन का मूल्य ज्ञात करने के लिए जितनी बिक्री हो रही है, स्टॉक में परिवर्तन क्या है, जो कि ऐसा उत्पादन जिसे विक्रेता बेच नहीं पाया है, जो बिक नहीं पाया है, तो बिक्री प्लस बिना बिका हुआ माल, इसे हम क्या मानेंगे, स्टॉक। तो पहला तो हमने देखा कि सकल मूल्य वृद्धि कैसे ज्ञात करें, उत्पादन का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग, मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य। अब हम बात कर रहे हैं कि उत्पादन का मूल्य कैसे ज्ञात किया जाए, तो इसके लिए क्या उपाय है, इसका भी एक फॉर्मूला है, बिक्री यानी कितनी मात्रा में वस्तुओं को बेचा है प्लस कितने मूल्य की वस्तुओं को बेचा है प्लस स्टॉक में परिवर्तन, यानी कि जो पुराना स्टॉक है और उसमें जो एडिशन हुआ है, तो इनमें जो चेंजेस आए हैं, जो परिवर्तन हुआ है, उसे हम जोड़ेंगे उस वर्ष के स्टॉक में परिवर्तन पर। अब हम देख रहे हैं कि बाजार कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि कितनी होगी, यानी कि बाजार कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि के लिए हमने उत्पादन का मूल्य माइनस मध्यवर्ती वस्तुओं की लागत से ज्ञात किया है। तो आप चाहें तो ये आपका पहला सकल मूल्य वृद्धि जो बाजार कीमत पर हम ज्ञात कर रहे हैं, इसे ज्ञात करने के लिए हम इस प्रकार के एक फाइनल फार्मूले को भी अप्लाई कर सकते हैं कि बाजार कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि क्या होगी, उत्पादन का मूल्य माइनस मध्यवर्ती वस्तुओं की लागत। अब हम देख रहे हैं एक उदाहरण के द्वारा, एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से मूल्य वृद्धि को ज्ञात किया जाता है। एक एग्जाम्पल है, इसे आप देखेंगे यहाँ। मान लीजिए कि किसी जिसे हम ब्रेड कह रहे हैं, डबल रोटी, इसका उत्पादन किया जा रहा है, मैन्युफैक्चर की जा रही है फर्म में। ये डिफरेंट स्टेजेस से गुजरेंगी। तो सबसे पहले गेहूं का उत्पादन, यानी गेहूं उस वस्तु की प्रथम अवस्था हुई। तो जब किसान इसको उत्पादित कर रहा है तो इसका मूल्य कितना आ रहा है, वैल्यू ऑफ आउटपुट 400 रुपये, और इसकी मध्यवर्ती वस्तु की लागत हमने कैलकुलेट नहीं की है, यानी कि इस 400 में वह शामिल है। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड कितना हुआ है, 400, यानी कि फर्स्ट स्टेज उस ब्रेड की या डबल रोटी की क्या होगी कि हमने गेहूं को उत्पादित किया, किसान ने जब गेहूं उत्पादित किया तो उसका मूल्य कितना आया, 400 रुपीज़। जब वो गेहूं आगे फ्लोर फर्म यानी जो आगे प्रोसेसिंग में जाएगा और उससे मैदा बनाया जाएगा, तो उसका वैल्यू एडिशन होकर वो 400 से कितना हो गया है, 600। अब आप देखेंगे कि ये मैदा जब बना तो मैदे के लिए मध्यवर्ती वस्तु क्या हो गई, गेहूं, इसलिए मैदे के लिए मध्यवर्ती वस्तु गेहूं की लागत कितनी है, 400। अब आप देखें कि जब ये गेहूं था
तब इसकी लागत 400 रुपये थी, सकल मूल्य वृद्धि भी कितनी है 400। जब मैदा बना गेहूं से, इसकी जो वैल्यू है वो बढ़कर हो गई 600, अर्थात मैदा बनाने वाली फर्म के लिए गेहूं क्या हो गया मध्यवर्ती वस्तु, इसलिए मध्यवर्ती वस्तु की लागत कितना हो गई 400। अब हम यदि इसका डिफरेंस देखें, यानी कि 600 माइनस 400, तो ग्रॉस वैल्यू एडिशन कितना हुआ केवल 200 रुपीज़ का। अब जब मैदे से डबल रोटी या ब्रेड बनाई गई, तो डबल रोटी बनाने वाली फर्म के लिए मैदा क्या हो गया मध्यवर्ती वस्तु, और मध्यवर्ती वस्तु की लागत कितनी है, ये जो 600 इसकी वैल्यू है, ये उतने में ही ये बिकेगा। तो डबल रोटी बनाने वाली फर्म मैदे को कितने में खरीद रही है 600 रुपीज़ में। अब डबल रोटी बनाने वाली फर्म के लिए मध्यवर्ती वस्तु हो गई मैदा, और मैदे की कीमत कितनी है 600 रुपीज़। तो दोनों की वैल्यू में डिफरेंस कितना आया 800 माइनस 600 अगेन 200। अब आप देख सकते हैं कि जब ये डबल रोटी की बिक्री होती है, यानी कि जब पैकेजिंग हो जाती है और पैकेजिंग से ये मार्केट में होलसेलर से रिटेलर के पास आती है, इन सभी में इसकी कॉस्ट बढ़कर 800 से कितनी हो गई है 900। अब ये जो बिक्री के लिए होलसेलर के पास आई है, तो ये मध्यवर्ती वस्तु कौन सी हो गई डबल रोटी, इसलिए इसकी जो मध्यवर्ती वस्तु की लागत है 800 रुपीज़। यहाँ दोनों की वैल्यू में 900 माइनस 800 डिफरेंस कितने का आया 100 का। अब आप देखें वैल्यू ऑफ आउटपुट को अगर वस्तु को की मूल्य को हर एक स्टेज पर, प्रत्येक स्टेज पर हम जोड़ें, तो 400 प्लस 600 प्लस 800 प्लस 900 कितना हो गया 2700, 2700। ये तो है वैल्यू ऑफ आउटपुट, लेकिन इस 600 में 400 शामिल है, इस 800 में 600 भी शामिल है, 400 भी शामिल है, इस 900 में 400 600 800 शामिल है, और ये कितना बन गया 2700। तो ये तो एक प्रकार से डबल काउंटिंग हो रही है, गेहूं की काउंटिंग 3 जगह हो गई, मैदे की काउंटिंग 2 जगह हो गई। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम आ रही है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि हर एक वस्तु में जिस प्रकार की मध्यवर्ती वस्तु को उत्पादन के समय उपयोग किया गया है, उसकी लागत को माइनस कर दिया जाए 400 600 800। अब हम देख रहे हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड, यानी कि 400 प्लस 200, ये क्या है कि हमने उत्पादन के मूल्य में से उनकी मध्यवर्ती वस्तु को लागत को माइनस कर दिया है। 400 चूँकि ये पहली स्टेज है इसलिए 400, नेक्स्ट में मैदा 600, लेकिन मध्यवर्ती वस्तु की लागत कितनी हो गई 400। तो 400 हम ऑलरेडी यहाँ पर ऐड कर चुके हैं, इसलिए हमें 600 में से ये 400 को माइनस कर देना है। नाउ द रिमेनिंग अमाउंट इज़ 200। अब ब्रेड की कीमत यहाँ 800 बताई जा रही है वैल्यू ऑफ आउटपुट, लेकिन उसमें शामिल जो मध्यवर्ती वस्तुएं मैदे की कीमत कितनी थी 600। तो मध्यवर्ती वस्तु की लागत को हमें माइनस करना है, 800 माइनस 600 200, 900 इसकी बिक्री के समय की कीमत है, उसमें मध्यवर्ती वस्तु की कीमत कितनी होगी 800, 900 माइनस 800 इक्वल 100। नाउ ऐड द 400 प्लस 200 कितना हो गया 600, 600 प्लस 200 800 एंड प्लस 100 विल बी 900। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड कितना हुआ 900। बच्चों ये जो हमने 900 किसी एक वस्तु के लिए सकल मूल्य वृद्धि को ज्ञात किया है, ऐसे सभी प्रकार की वस्तुओं की सकल मूल्य वृद्धि को ज्ञात किया जाता है, और इस प्रकार से प्रत्येक क्षेत्र में बनी वस्तुओं की सकल मूल्य वृद्धि ज्ञात कर ली जाती है। प्रत्येक क्षेत्र मतलब आप देखिएगा यहाँ बाजार कीमत पर प्राथमिक क्षेत्र में सकल मूल्य वृद्धि, यानी प्रत्येक वस्तु की सकल मूल्य वृद्धि जो हमने अभी उदाहरण देखा। इसी प्रकार से बाजार कीमत पर द्वितीय क्षेत्र में सकल मूल्य वृद्धि, और तीसरा है बाजार कीमत पर तृतीय क्षेत्र में सकल मूल्य वृद्धि। इन तीनों को यदि हम जोड़ देते हैं तो हमें प्राप्त होगा बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। इसे आप कहेंगे GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। यदि इनमें से हम मूल्यह्रास को घटा दें, किसे घटा दें हम मूल्यह्रास को घटा देते हैं, और मूल्यह्रास को घटाने पर ये जो सकल उत्पाद है, ये सकल उत्पाद बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद बन जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने मूल्यह्रास को घटाया है। अब ये जो बाजार कीमत पर हमें NDP प्राप्त हुआ है, शुद्ध घरेलू उत्पाद, इसमें से यदि हम शुद्ध अप्रत्यक्ष करों को घटा दें, बच्चों आप ध्यान रखेंगे कि शुद्ध अप्रत्यक्ष कर क्या होते हैं,
अप्रत्यक्ष करों को घटा रहे हैं और सब्सिडी को प्लस कर रहे हैं। ऐसा हम कब करते हैं? जब हम किसी भी कंपोनेंट को बाजार कीमत से साधन लागत में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। किससे? बाजार कीमत पर ज्ञात किसी भी कंपोनेंट को यदि हम साधन लागत पर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें शुद्ध अप्रत्यक्ष करों को माइनस करना होता है। बच्चों, शुद्ध प्रत्यक्ष कर माइनस करिए, या फिर आप यहाँ पर अप्रत्यक्ष करों को माइनस करके सब्सिडी को जोड़ दें, उसे ही हम शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कह रहे हैं। आप अगर इसे नहीं लिखना चाह रहे हैं तो आप ये भी दे सकते हैं कि अप्रत्यक्ष कर को माइनस किया और सब्सिडी को जोड़ दिया। आप आगे देखेंगे, जब हम शुद्ध अप्रत्यक्ष करों को माइनस कर चुके होते हैं तो हमें प्राप्त होगा साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। इसमें यदि हम, ये घरेलू चल रहा है, अभी राष्ट्रीय नहीं हुआ, राष्ट्रीय प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? विदेशों से शुद्ध साधन आय को यदि हम जोड़ दें किसमें? घरेलू उत्पाद में, तो हमें साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त हो जाता है। बच्चों, आपको पता है कि जब हम घरेलू उत्पादन को राष्ट्रीय उत्पादन में बदलना चाहते हैं तो इसके लिए हमें विदेशों से शुद्ध साधन आय को नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को जोड़ दिया जाए तो हमें राष्ट्रीय आय, इसे हम साधन लागत पर राष्ट्रीय आय भी कह सकते हैं। धन्यवाद।